होम्योपैथी में दवाई खाने के बाद तकलीफ़ें शुरुआत में इसलिए बढ़ जाती हैं कि जिन बीमारियों के लक्षणों से परेशान रहता है पेशेंट, जो भी सिम्टम्स हैं पेशेंट में, जो भी तकलीफ़ें रहती हैं, तो शुरुआत में बड़ी भी प्रतीत होती है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग है और वो रोग कि जैसा ही एक आर्टिफिशियल डिजीज़ होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार करती है। होम्योपैथी मतलब होता है समान, पैथोस मतलब होता है मतलब सिमिलर, सिम्टोमेटोलॉजी। जैसे होमो मतलब हो गया समान और पैथोस मतलब होता है सफरिंग। तो जो पेशेंट जिन लक्षणों से, जिन सिम्टम से परेशान है, जिन तकलीफ़ों से, वैसा ही एक लक्षण तैयार करो। और ये मेडिसिन उसे स्ट्रॉन्गर जब लक्षण तैयार करती है तो बॉडी में जाने के बाद वो उसी सीट को जाके ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपको हमको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारी वजन का कोई आदमी होगा तो हम हटेंगे नहीं, लेकिन अगर हमसे कोई ताकतवर होगा और वो आके हमको धक्का मारेगा तो सीधी सी बात है हमको अपनी चेयर छोड़नी पड़ेगी। तो वास्तव में शुरुआत में जो भी पोजीशंस होती है वो अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एग्जैक्ट सिम्टम तैयार होगा, ये सिम्टम बॉडी में जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसके सिम्टम से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उसके दौरान शुरुआत में ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में जो बीमारियां हैं थोड़ी बढ़ गई हैं, एंड दिस इज़ नथिंग बट होम्योपैथिक एग्रावेशन। ये एक पॉजिटिव साइन है कि मेडिसिन ने काम किया। बट क्या ये लक्षण हमेशा बढ़े हुए रहेंगे या पेशेंट इससे परेशान ही रहेगा? नहीं, नेचर का एक नियम है, जो भी मेडिसिन हम देते हैं या जो भी मेडिसिन दी जाती है उसके डोजेस कंट्रोल होते हैं, एंड उसका जो इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग होती है, उसका जो एक्शन होता है मेडिसिन का, उसका भी एक ड्यूरेशन है। कुछ दिनों बाद वो जो इंटेंसिटी में रहती है वो धीरे 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 मिनिमाइज होनी शुरू कर देती है। अब सीट पे मैं पहले बैठा था, मेरे से कोई एक स्ट्रॉन्ग आदमी अगर आया तो वो उठ गया, लेकिन वो जो आए हैं उनका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद उनको उठना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली जो सीट होगी वो खाली हो जाएगी। सेम सिचुएशंस बॉडी में होती है। जब कोई बीमारी रहती है तो उसके लिए जब हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो जो सिम्टम्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली होम्योपैथिकली एकदम सिमिलर सिम्टम्स का हम सिलेक्शन करते हैं। इसी तरीके का लक्षण पैदा कर सके ऐसी कोई मेडिसिन का चुनाव करना है। अब ये मेडिसिन जब बॉडी में जाती है तो सेम सिम्टोमेटोलॉजी तैयार करती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी उस एग्जिस्टिंग या पुरानी बीमारी जो बॉडी में है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, तो शुरुआत में बड़ी हुई प्रतीत होती है। लेकिन ये सिम्टम्स जब बढ़े हुए प्रतीत हो रहे हैं या बॉडी में ऐसा लग रहा है कि तकलीफ़ें बढ़ गई, उसके साथ साथ और 3 चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक लॉ पे बेस्ड है, इसको कहते हैं केंट के ऑब्जर्वेशन। क्योंकि होम्योपैथी में बड़े बड़े फिजिशियंस हैं, इसमें केंट वन ऑफ द बेस्ट फिजिशियन माने जाते हैं। इन्होंने 12 अपने ऑब्जर्वेशन किए थे। होम्योपैथी बेसिकली एक प्रयोगात्मक साइंस है, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा रहे हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंट स्वस्थ मानव के ऊपर में किए गए हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर मेडिसिन बॉडी में जाती है एंड अगर डिजीज़ क्यूरेबल है तो थोड़े एग्रावेशन के बाद पेशेंट स्टैंड स्टिल कंडीशंस में आया था, पेशेंट स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट की वाइटलिटी बहुत लो है, डिजीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डिजीज़ क्रॉनिक कंडीशंस में है, बहुत लंबे समय तक पेशेंट सफ़र किया है, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जो तकलीफ़ें होती हैं वो लंबे समय तक बढ़ी रहती हैं। जैसे ये कहा भी जाता है कि कौन सा पेशेंट कब ठीक होगा, कौन सा पेशेंट ठीक नहीं होगा, इसके पीछे कई चीज़ें काम करती हैं। एक, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री। द पर्सन्स इटसेल्फ हैज़ गॉट ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ सिकनेसेस, एक के बाद एक कई बीमारियां अगर पेशेंट ने सफ़र की हैं बचपन में, प्रोलॉन्ग सफरिंग में रहा है एंड लॉन्ग कंटिन्यूड एलोपैथिक ट्रीटमेंट में रहा है या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में रहा है, तो दिस पेशेंट्स ऑल्सो बिकम्स एन इनक्यूरेबल पेशेंट। द इनक्यूरेबल पेशेंट्स क्राइटेरिया एंड कैटेगरी। सेकेंड आती है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ग्रीवियस एंड डेडली डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या बड़ी बीमारियां रही हों, या मेडिकल हिस्ट्री बहुत पुअर रही हो। तीसरी चीज़ आ जाती है कि हिस्ट्री ऑफ सप्रेशंस। अगर किसी पेशेंट को बचपन में कोई डिस्चार्जेस होता था, जैसे कान बहता रहा हो, नाक बहती रही हो, सर्दी की प्रॉब्लम रही हो, खुजली रहा हो, इसमें अगर उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट हुआ इसमें सप्रेशन हुआ हो तो ये पेशेंट भी इनक्यूरेबल हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ जिसमें कहते हैं
कि टाइप ऑफ डिजीज़। ऐसे एक हेल्दी वाइटलिटी जब होगी तो उसमें क्या होता है कि हेल्दी वाइटलिटी में नॉर्मल सिकनेसेस का एक पैटर्न बना रहता है। एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक का एक रिलेशंस है। एक्यूट डिजीजेस बॉडी में अगर किसी को फ्रिक्वेंटली आ रही हैं तो दैट मीन्स कि वो क्रॉनिक डिजीज से सफ़र नहीं करेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, सर्दी खांसी बुखार बार बार होता है, नाक बहती रहती है, पेट खराब रहता है, लेकिन इन बच्चों को कभी आपने सुना है कि डायबिटीज़ हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई? लेकिन जिन बच्चों के बॉडी में ये सब सिम्टम्स नहीं होते हैं, देर प्रीवियसली इंज्योर्ड बाय देयर केमिकल ड्रग्स और ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब वो जेनेटिकली बहुत सारी बीमारियां लेके पैदा हुआ है तो वो उस कंडीशंस में जाता है, या इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसके लाइफ में बहुत कुछ ट्रॉमा हुआ हो, मदर ने बहुत सफरिंग पाई हो, या मदर ने इंट्रायूट्राइन लाइफ में बहुत तकलीफ़ें पाई हैं एंड इसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो डिजीज़ एंड डिफॉर्म कंडीशंस में पैदा हुआ है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जो पेशेंट की रिकवरी होगी, पेशेंट कितने समय तक सफ़र करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नेचर ऑफ डिजीज़ एंड द डिग्री ऑफ पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजी है वो कौन से लेवल में है। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसी को ऑर्गन फेलियर है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, लिवर फेलियर है, या कोई एडवांस पैथोलॉजी लेके आ रहा है जैसे कि वो कैंसर लेके आ रहा है, तो इन पेशेंटों में जो रिकवरी के लिए हैनीमैन ने साइंस दिए हैं या हैनीमैन ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, ये ब्रॉडर गाइडलाइन के अंदर आती है। ये पैथोलॉजी एक दिन में सेटअप नहीं होती, लेकिन ये पैथोलॉजी एक दिन में ठीक भी नहीं होती। अब आती है कि इनमें हम लोग को देखना क्या रहता है। अगर लगातार सफरिंग किसी पेशेंट में मेडिसिन पढ़ने के बाद आई है तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट सिर्फ तकलीफ़ें ही पाए। एक समय के बाद उनकी जो तकलीफ़ें होती हैं जैसे ही बढ़ जाती हैं, बॉडी में 3 लेवल में चेंज आते हैं। जैसे पेशेंट जब आता है तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेके आता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये गांठ है, अब इस गांठ का इलाज करो। डॉक्टर साहब ने पूरी टोटलिटी ली, टोटलिटी लेने के बाद मेडिसिन दी। अब पेशेंट आके बोला कि डॉक्टर साहब गांठ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, गांठ वैसे की वैसे बढ़ी रही नहीं है, लेकिन मेरी 2 चीज़ें बढ़ गई हैं और वो पहले मुझे क्या कहते हैं सर्दी थोड़ी बहुत होती थी, अभी मैं देख रहा हूँ कि वो नाक जो है हमेशा जो है जाम रह रही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है डॉक्टर साहब कि मैं पहले जब सो के उठता था तो मेंटली बहुत इरिटेटेड रहता था, वो बहुत लो मूड रहता था और लो एनर्जी फील करता था। लेकिन अभी मैं जब सो के उठता हूँ तो मैं एकदम एनर्जेटिक रहता हूँ, फुल एनर्जी के साथ एंड पूरी रिलैक्सेशन के साथ जब मैं उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नो, पहले की अपेक्षा मेरी नींद जो हो रही है वो सेटिस्फैक्ट्री हो रही है, मुकम्मल हो रही है। जो मेरी एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा हाई बढ़ रहा है, हाई हो रहा है। मैं तकलीफ़ें पा रहा हूँ, मेरी गांठ एक जैसी है, मेरी सर्दी बढ़ गई है, लेकिन मेरी एनर्जी का लेवल क्या है वो बढ़िया चल रहा है। और पेशेंट ने एक चीज़ और डिटेल की थी कि इसको लेके, इस गांठ को लेके उसकी लाइफ में बहुत टेंशन रहता था कि हर आदमी आजकल गांठों से, या हर आदमी कहीं भी कोई शरीर में अगर ट्यूमर या गांठ हो जाती है तो ये डरता है कि कहीं ये बाद में कैंसर तो नहीं हो जाएगा या कहीं ये कोई बड़ी बीमारी में कन्वर्ट तो नहीं होगा। तो ये जो इनसिक्योरिटी रहती थी, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रहती थी, ये बहुत हद तक कम हो गई है। अब मैं पहले से उसके बारे में कम सोचता हूँ। तो ये आपने देखा कि जैसे उसके तकलीफ़ें बढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ क्या परिवर्तन है, उसकी एनर्जी का लेवल हाई हुआ, मेंटल लेवल में जो एंग्जाइटी और डर चल रहा था वो कम हो गया। एंड नाउ ये धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेजुअल प्रोसेस में जाएगा, एक समय आएगा कि इंटरनली जैसे वो हील करना शुरू करेगा, मेंटली लेस एंग्जाइटी रह गई, डर कम हो गया, एनर्जी का लेवल बढ़ा, अच्छी नींद आ रही है। अब एक समय के बाद ये गांठ भी धीरे धीरे क्या होगी, अपने आप छोटी हो जाएगी। तो ये पेशेंटों के बहुत बड़े क्वेश्चंस, मतलब शुरुआत के ही क्वेश्चंस होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी कितने दिन तक बढ़ी रहेगी। और शुरुआत में क्या होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से बीमारियां बढ़ जाती हैं? हाँ, होम्योपैथिक